Hello students, welcome back. Beta, till now we have discussed about primary functions of bank and secondary functions of bank. Now today our topic of discussion is electronic banking services. Electronic banking services. बेटा देखिए, आज के युग को, आज के ज़माने को टेक्नोलॉजी का ज़माना बोला जाता है। टेक्नोलॉजी ने लगभग ज़िंदगी के हर एक फील्ड के अंदर काफ़ी रिवोल्यूशनरी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं, काफ़ी क्रांतिकारी जो हम कहते हैं कदम इंट्रोड्यूस किए हैं ज़िंदगी के हर क्षेत्र में, हर पहलू में। तो जो बैंकिंग का क्षेत्र है वो भी इससे कोई अछूता नहीं है, इससे अनटच नहीं है। जो आईटी रिवॉल्यूशन है, आईटी जो हम कहते हैं सेक्टर है, उसने बैंकिंग के अंदर भी रिवोल्यूशनरी चेंजेस इंट्रोड्यूस किए हैं। अब बैंकिंग के अंदर बहुत सारे हम कह सकते हैं ऐसे फीचर्स, ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर वजह से अब हमें बैंक में जाके पैसा ट्रांसफ़र करने की रिक्वायरमेंट होती है। हम घर बैठे ही अपने कंप्यूटर, मोबाइल से भी बहुत सारे बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। की इंटरनेट और कंप्यूटर के आने से जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर भी काफ़ी रेवोल्यूशनरी चेंजेस हो गए। अब हम कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके बहुत सारे बैंकिंग के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो कंप्यूटर और इंटरनेट का इस्तेमाल करके जो हम बैंकिंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग। उसका इस्तेमाल करके हम जो भी फंक्शन का यूज़ करते हैं क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग या ई बैंकिंग। क्लियर है? इन ई बैंकिंग सर्विस की वजह से अब हमें छोटे छोटे कामों के लिए, हर काम के लिए बैंक में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हम घर बैठे ही किसी भी जगह से अपने कुछ काम हैं, फंक्शंस हैं, वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग फंक्शंस कौन कौन से होते हैं बेटा? इसमें सबसे पहले आता है EFT, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र ये बेटा एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर जो पैसा है वो सीधे आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाता है। मान लो आपके बैंक में कोई FD है, वो मैच्योर हो गई, सीधा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो गया। कोई आपकी LIC वगैरह इंश्योरेंस की पॉलिसी है वो मैच्योर हुई है, या आपका कोई क्लेम आया है वो सीधा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो गया। उसका चेक वगैरह आने की वजह भी पैसा चेक से आएगा, फिर उसको चेक को हम बैंक में लाएंगे, उसकी ज़रूरत नहीं होती। आपसे आपके अकाउंट नंबर ले लिए जाते हैं और जो पैसा होता है वो सीधे आपके खाते के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाता है। आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ किए हैं तो उसका जो डिवेंचर्स है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो उस सभी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सर्विसेज। क्लियर है बेटा? तो इसमें आपके दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्रेडिट और एक होता है डायरेक्ट डेबिट। डायरेक्ट क्रेडिट के अंदर क्या होता है कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज़ कर रखे हैं, डिवेंचर्स परचेज़ कर रखे हैं, कमीशन है, सैलरी वगैरह है आपकी, या पेंशन वगैरह, वो सीधे आपके खाते में ही ऐड हो जाती है, खाते में पैसा ऐड हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, डायरेक्ट क्रेडिट। और जहां हम अपने बैंक से भुगतान करते हैं, जैसे अपने लोन की इंस्टॉलमेंट है, बिजली का बिल है, मोबाइल का रिचार्ज कर रहे हैं, तो या फिर हम कह सकते हैं कोई भी हमारी रेंट वाली पेमेंट कर रहे हैं, तो जहाँ पर सीधा खाते से ही हम पेमेंट एक पार्टी से, हमारे खाते से जिस भी पार्टी को भुगतान करना है उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डेबिट्स। तो ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के थ्रू, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू फंड्स का क्या, फाइनेंस है या पैसा है, वो या तो सीधे दूसरे पार्टी खाते से आपके खाते में आ जाता है या आपके खाते से दूसरी पार्टी के खाते में चला जाता है। क्या बोलते हैं उसको हम, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। सेकंड वन इसमें होता है बेटा ATM मशीन या ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन। बेटा पहले क्या है, आपको अगर पैसे की ज़रूरत है, बैंक में आपका खाता है और खाते से पैसा निकलवाना है, उसके लिए आपको बैंकों में जाना पड़ता था और बैंकों के अंदर लाइनों में लगना पड़ता था। इसकी वजह अब क्या है, तकनीकी के डेवलपमेंट की वजह से एक कुछ क्या है, शहर के, या हम कहते हैं शहर की अलग अलग प्राइम लोकेशन के ऊपर कुछ मनी बेस्ड मनी की मशीनें लग जाती है, जिसके अंदर जिस भी बैंक में हमारा खाता है उस बैंक से आपको एक कार्ड इशू हो जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, ATM कार्ड।
उस कार्ड को मशीन में इंसर्ट करते हैं और जो भी आपका प्राइवेट पिन नंबर होता है, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, वो मशीन में इंसर्ट करते हैं और वहीं से ही पैसा आपकी मशीन में से विड्रॉ होकर आपको मिल जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इट रेफर्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल, ठीक है, विच अलाउ पीपल with plastic card to perform simple banking transaction 24 hours a day without the help of human teller। जिसके अंदर ये एक मशीन होती है जिससे 24/7 इनकी दिन में 24 घंटे या हफ्ते में 7 दिन हम जब चाहें पैसा जो है अपने खाते से विड्रॉ कर सकते हैं। इस मशीन को ऑपरेट करने के लिए बैंक आपको एक प्लास्टिक कार्ड इशू करता है जिसके अंदर एक चिप सिस्टम लगा होता है। उस प्लास्टिक कार्ड को जिसके अंदर चिप है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एटीएम कार्ड, उस कार्ड को आप मशीन में इंसर्ट करते हैं। मशीन में इंसर्ट करने के बाद वो जो कार्ड है, मशीन आपसे आपका पासवर्ड पूछते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, PIN, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर पूछती है। और वो एटीएम पिन नंबर आने के बाद पैसा जो है, जितनी आपको अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, वो अमाउंट आपके बैंक खाते से विड्रॉ हो जाती है। क्या बोलेंगे उसको हम, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। क्लियर है बेटा? ये 24/7 सर्विस होती है जिनकी ये दिन के 24 घंटे ओपन रहती है। मान लो बैंक में हमें पेमेंट की जरूरत होती है तो हमें जो बैंकिंग आवर्स है, इनकी जो मॉर्निंग में लगभग 10 बजे से शाम को 4 बजे तक या 5 तक हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं या पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। बट एटीएम के अंदर ऐसे नहीं होता, हम पूरे दिन में 24 घंटे में कभी भी पैसा जमा कर सकते हैं, कभी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। यूजुअली जो ज़्यादातर या मैक्सिमम एटीएम मशीन होती है उसमें हम पैसा सिर्फ विड्रॉ कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी एटीएम मशीन ऐसी भी आ गई जिसके अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर हम कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्लियर है? थर्ड आता है बेटा इसके अंदर डेबिट कार्ड। यूजुअली जो बैंक होते हैं वो ज़्यादातर जो बैंकों के अंदर क्या होता है, डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड सेम ही होता है। यूजुअली डेबिट कार्ड क्या होता है, बैंक के द्वारा एक आपको प्लास्टिक कार्ड इशू किया जाता है जिसमें जो आपके बैंक अकाउंट से कनेक्ट होता है। और इसमें क्या है, जब कभी भी हम कहीं भी शॉपिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसमें हमें कैश कैरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैश का जोखिम होता है चोरी होने का, जेब कटने का, बट इसमें आपको पेमेंट की सिक्योरिटी मिलती है। आजकल बहुत सारे जो हम कह सकते हैं कि ट्रेडर्स हैं वो अपनी दुकान के ऊपर एक मशीन रखते हैं, स्वैप मशीन जिसको बोला जाता है। तो उसमें अपने कार्ड को हम स्वाइप करते हैं और जितने अमाउंट की हमने शॉपिंग की है वो पेमेंट सीधे आपके डेबिट कार्ड से आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाती है। तो ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको हम, डेबिट कार्ड। इसमें जितनी रकम आपके खाते के अंदर है उतनी रकम का ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आजकल जो डेबिट कार्ड होता है इसका इस्तेमाल करके हम एटीएम से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। मोस्टली ज़्यादातर बैंकों के अंदर डेबिट कार्ड और एटीएम कार्ड सेम ही होते हैं। तो डेबिट कार्ड इज़ इशूड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर। किस लिए? ताकि उनके खाते में जो भी रकम है, उस खाते में जो भी रकम जमा है उस खाते के अगेंस्ट आपको कार्ड इशू करते हैं जिससे आपको जब जरूरत हो वो रकम अपने खाते से आप विड्रॉ कर सको। इट रेफर्स टू ए प्लास्टिक कार्ड विच अलाउ द बैंक टू टेक मनी फ्रॉम द कस्टमर्स अकाउंट एंड ट्रांसफ़र इट टू द सेलर्स अकाउंट। ये एक कार्ड होता है जिसके जो बैंक को अलाउ करता है, जब कभी हम पेमेंट कर रहे हैं इस कार्ड के थ्रू तो बैंक आपके खाते से पैसा विड्रॉ कर लेता है और जिस भी सेलर से आपने माल परचेज किया है उस दुकानदार के खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र कर देता है। उसे हम क्या बोलते हैं, डेबिट कार्ड। क्लियर है? इससे आसानी से जो पेमेंट है वो बायर के खाते से डेबिट होकर क्रेडिटर की जो भी हम कहते हैं सप्लायर है उसके खाते में क्रेडिट हो जाती है। नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिट कार्ड। बेटा यूजुअली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दिखने में एक जैसे ही होते हैं। आजकल तो बहुत सारे बैंक एक कॉमन कार्ड ही इशू करने लगे। क्रेडिट कार्ड में और डेबिट कार्ड में फ़र्क क्या होता है, डेबिट कार्ड में बेसिकली हमारे खाते में जितनी रकम है हम मैक्सिमम महीने तक ही अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से एक स्पेशल कार्ड होते हैं जिसमें जिन कस्टमर्स की बैंक रेपुटेशन काफ़ी अच्छी होती है, बैंक में काफ़ी अच्छी रेपुटेशन होती है, तो उन कस्टमर्स को बैंक अलाउ करता है एक निश्चित सीमा तक हम एक्स्ट्रा मनी विड्रॉ कर सकते हैं। एक निश्चित सीमा तक जो मनी है उसकी हम शॉपिंग कर सकते हैं, बेशक से चाहे हमारे खाते में कोई रकम हो या नहीं हो। मान लो हमारे बैंक ने क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया, हमारे खाते में 1 रुपये भी नहीं है, तो भी उस क्रेडिट कार्ड की हेल्प से हम 50,000 रुपीज़ की शॉपिंग कर सकते हैं। इसमें जितने की हमने भी इससे क्रेडिट कार्ड पर पेमेंट किया उसको एक निश्चित सीमा के अंदर अगर भुगतान कर दिया जाता है तो उसमें आपको कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता। उस निश्चित सीमा के अंदर हम भुगतान नहीं करते हैं तो हमें इसमें हैवी इंटरेस्ट पे करना पड़ सकता है। तो ये क्या होता है क्रेडिट कार्ड? इट रेफर्स टू ए प्लास्टिक कार्ड
विच अलाउ द कस्टमर टू बाय नाउ एंड पे बैक लेटर द लोन अमाउंट टू बैंक एट ए फ्यूचर रेट। जिसके अंदर क्या है, हम माल तो परचेज कर लेते हैं और माल का भुगतान जो है पेमेंट है वो बैंक के अंदर बाद में किसी फ्यूचर की निश्चित डेट तक बैंक में जमा करवा सकते हैं। इसमें क्या बोलते हैं, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं। ये एक प्रकार से क्रेडिट फैसिलिटी होती है जो बैंक अपने कस्टमर्स को अलाउ करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज टेली बैंकिंग। टेली का मतलब क्या होता है बेटा, टेलीफोन बैंकिंग। इस फैसिलिटी के अंदर क्या होता है, जो कस्टमर्स हैं बैंक की तरफ से एक आपको टेली बैंकिंग नंबर दिए जाते हैं। उस नंबर का इस्तेमाल करके, उस कोड का इस्तेमाल करके हम टेलीफोन के थ्रू कंपनी जो भी हमारे बैंक अकाउंट है बैंक के कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव का फ़ोन कर सकते हैं और अपना कोड बता के, टेली बैंकिंग कोड बता के अपने अकाउंट से रिलेटेड डिटेल्स हैं, हमारा अकाउंट बैलेंस कितना है, लास्ट ट्रांजैक्शन वगैरह कौन सी हो रखी है, वो उस बारे में सारी जानकारी ऑब्टेन कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, टेली बैंकिंग या टेलीफोन बैंकिंग। इसमें बैंक के द्वारा अपने कस्टमर्स को एक नंबर दिया जाता है, टेलीफोन नंबर दिया जाता है। इस टेलीफोन नंबर पे कॉल करके और अपना कोड बता के, अपना पासवर्ड बता के हम अपने बैंक अकाउंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। क्या बोलेंगे बेटा उसको हम, टेली बैंकिंग। नेक्स्ट वन इज कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या CBS। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन या CBS। कोर बैंकिंग सॉल्यूशन क्या होता है बेटा, कि पहले जब मोबाइल या इंटरनेट नहीं होते थे उस समय अगर आपने किसी बैंक की जिस ब्रांच में अपना खाता खुलवाया है, आपको उस ब्रांच का कस्टमर माना जाता था। उसके बाद क्या है कि कंप्यूटर और इंटरनेट आए, उसके बाद एक बैंक के जितनी भी ब्रांचेज हैं वो सभी एक डिजिटल मीडियम के थ्रू, कंप्यूटर और इंटरनेट के थ्रू आपस में अब कनेक्ट हो गई। हर एक ब्रांच के अंदर कितने खाते हैं उसकी डिटेल सभी ब्रांचेज में हम सर्वाइव कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं वहाँ से दूसरे बैंक। ठीक है, इसमें क्या है, एक बैंक में खाता खुला के हम उस बैंक की किसी भी ब्रांच से अपने खाते को ऑपरेट कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग सिस्टम। तो इसमें क्या होता है, किसी भी एक बैंक की किसी भी एक ब्रांच से खाता खोलकर हम उस बैंक के ही कस्टमर जानते हैं, ना कि उस ब्रांच के कस्टमर होते हैं। उस बैंक की किसी ब्रांच में खाता खोल के उसके बाद अपने खाते को उस बैंक के हम किसी भी बैंक ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं, कहीं पे भी पैसा जमा करवा सकते हैं और कहीं से भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन या कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत जो भी कस्टमर होता है उसे ब्रांच का कस्टमर ना मान के बैंक का कस्टमर माना जाता है। इसके अंतर्गत एक बैंक की जितनी ब्रांचेस होती है वो कंप्यूटर और इंटरनेट सिस्टम के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाती है और सभी का डाटाबेस एक ब्रांच से जितना भी हम कहते हैं, किसी भी बैंक के जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी का डाटाबेस हर ब्रांच के ऊपर अपडेट रहता है। कस्टमर जो हैं जिस बैंक के आपने किसी ब्रांच में खाता खुलाया हो, आप एक ब्रांच में खाता खुलाने के बाद अपने अकाउंट को किसी भी ब्रांच से ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसमें क्या होती है कि हमने मान लीजिए आप बिलोंग करते हैं महेंद्रगढ़ से, महेंद्रगढ़ PNB के अंदर आपने खाता खुलवा लिया। अब उस खाता खुलवा लिया, अब क्या है, PNB के किसी ब्रांच से, चाहे रेवाड़ी हो, गुड़गावा हो, नारनौल हो, दिल्ली हो, किसी ब्रांच में हम पैसा जमा करवा सकते हैं अपने खाते के अंदर, किसी भी ब्रांच से पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और किसी भी ब्रांच से अपनी पासबुक को हम अपडेट कर सकते हैं। तो उसे और अपने किसी भी खाते से देश की किसी भी CBS ब्रांच के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। नेक्स्ट वन इज NEFT। NEFT को बेटा अभी हमने पढ़ा था, वो था EFT, सेम उसी मोड पे होता है NEFT, दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ये क्या होता है बेटा, ये एक नेशन वाइड सिस्टम होता है जिसके अंतर्गत कोई भी एक कस्टमर किसी भी एक CBS ब्रांच के अंदर, किसी भी बैंक की किसी भी CBS ब्रांच में अपना खाता खुलवाने के बाद देश भर के
ठीक है, कोई भी सीबीएस ब्रांच हो, किसी भी बैंक के किसी भी सीबीएस ब्रांच के अंदर पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ जिस पार्टी के खाते में ट्रांसफ़र करनी है उसका अकाउंट नंबर डाला, और हर एक ब्रांच का एक स्पेशल कोड होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, IFSC कोड। वो आपका अकाउंट नंबर डाल के और IFSC कोड डाल के देश भर में किसी भी ब्रांच में, किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच में किसी भी पार्टी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। उसे हम क्या बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी फर्म या किसी भी कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है किसी भी बैंक की किसी भी ब्रांच से, चाहे, बट उसमें सिर्फ एक आवश्यक कंडीशन क्या है कि वो बैंक ब्रांच जो है वो सीबीएस होनी चाहिए, यानी कि सीबीएस अनेबल्ड होनी चाहिए, सीबीएस सिस्टम से कनेक्ट होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या है, कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी फर्म या कोई भी कंपनी किसी भी दूसरी फर्म, किसी भी दूसरी इंडिविजुअल या किसी भी दूसरी कंपनी के खाते में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है एक देश के अंदर। तो इसका जो सिस्टम होता है वो देश भर के अंदर ही लागू होता है। इसके अंदर क्या है, जो भी बैंक ब्रांच है वो सीबीएस अनेबल होनी चाहिए। एनईएफटी के अंदर जो भी बेटा पेमेंट का ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, बैच के अंदर होता है। पेमेंट्स आर सेटल्ड इन बैच। बैच क्या होता है बेटा, लगभग मान लो बैंक में एक टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम का पीरियड होता है, 1 घंटे का पीरियड, 2 घंटे का पीरियड। तो उस 1 घंटे में या उस 1.5 घंटे में बैंक के पास जितनी भी एनईएफटी की रिक्वेस्ट आई है वो सभी ट्रांजेक्शन्स जो है वो एक साथ, पूरे एक बैच की जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सभी एक साथ ही सेटल होती है। उसमें क्या बोलते हैं, बैच। इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम जो अमाउंट होता है, मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। एनईएफटी के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। बैंक जो भी एनईएफटी के थ्रू पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसके रिगार्डिंग, उस ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस अप्लाई करते हैं। ये जो चार्ज होता है वो अलग अलग बैंक में अलग अलग होता है। एनईएफटी सिस्टम का पार्ट होने के लिए जिस बैंक की जिस ब्रांच से हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और जिस बैंक की जिस ब्रांच के अंदर जो अकाउंट है हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दोनों ही ब्रांचेस का होनी चाहिए सीबीएस अनेबल होनी चाहिए। इसमें ना केवल इंडिविजुअल बल्कि फर्म जो है या कंपनी है उनके खातों के अंदर भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा सकता है। इसके अंदर जो भी पेमेंट है विद इन द कंट्री हम रिसीव कर सकते हैं। फॉरेन से हम पेमेंट ट्रांसफ़र या रिसीव नहीं कर सकते। इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती। इसके अंदर किसी भी प्रकार की मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं होती। अगर किसी व्यक्ति के पास बैंक में खाता नहीं है तो भी वो व्यक्ति 50,000 रुपये तक जो है कैश के रूप में कैश जमा करके एनईएफटी से पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है। बैंक जो है, ठीक है, इसमें जो व्यक्ति पैसा ट्रांसफ़र कर रहा है उसको चार्ज लगता है, रिसीवर के ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता। और विदेशी ट्रांजैक्शन जो है वो एनईएफटी के थ्रू परफॉर्म नहीं होती। इसमें जो भी ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है वो सभी कैसे होती है, बैचेज़ के अंदर होती है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसके अंदर आरटीजीएस। आरटीजीएस का मतलब क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बेटा, आरटीजीएस जो होता है वो पेमेंट ट्रांसफ़र का सबसे फास्टेस्ट मीडियम होता है। आरटीजीएस इज़ द फास्टेस्ट एवर मीडियम ऑफ पेमेंट ट्रांसफ़र, जिसमें जिस भी व्यक्ति के खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पेमेंट सेम टाइम पे ही, जैसे ही हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन की, पेमेंट सेम टाइम पर ही रियल टाइम के अंदर या इमीडिएटली दूसरे पार्टी, जिस भी पार्टी या बैंक या जिस भी पार्टी या फर्म या कंपनी खाते में पेमेंट करना चाहते हैं तुरंत ही उस पार्टी खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है विदाउट सेटलिंग इन बैच। इसमें पेमेंट सबसे जल्दी शिफ्ट ट्रांसफ़र होती है। इसके अंदर जो पेमेंट की लिमिट होती है वो क्या होती है, मिनिमम अमाउंट 2 लाख और मैक्सिमम की इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती। आरटीजीएस के अंदर पेमेंट इमीडिएटली होती है एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर बिना किसी वेटिंग पीरियड के। बट इसके अंदर क्या होता है, मिनिमम जो वैल्यू ट्रांसफर होती है वो 2 लाख होती है, बट ऊपर की वैल्यू की कोई अपर वैल्यू इसके अंदर नहीं होती। आरटीजीएस की जो फीस है वो अलग अलग बैंक में अलग अलग होती है। जो भी हम कहते हैं रिसीवर होता है, रिसीवर को विद इन 2 आवर्स जो है वो पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाती है। और ये जो पेमेंट होती है आरटीजीएस के अंदर, आरटीजीएस की जो भी हम ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं और यूजुअली बैंकिंग आवर्स में परफॉर्म करते हैं, और या फिर इसको हम ऑड आवर्स में ट्रांसफ़र नहीं करते। जब भी बिजनेस आवर्स होते हैं, मान लो बैंक का टाइम 9 से 5 का, 9 से 5 के बीच में ही पेमेंट ट्रांसफ़र होती है। इसके अंदर क्या है,
जो भी बैंक में सीबीएस सिस्टम है सिर्फ उसी बैंक ब्रांचेस से आरटीजीएस परफॉर्म हो सकती है। तो बेटा कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट आर डिफरेंसेस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। तो मेन डिफरेंस उसमें सिर्फ दो ही है कि एनईएफटी के अंदर कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट नहीं होती, जबकि आरटीजीएस के अंदर मिनिमम 2 लाख होती है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती। एनईएफटी के अंदर पेमेंट बैचेस में सेटलमेंट होती है, जबकि आरटीजीएस के अंदर जो पेमेंट होती है वो इंस्टेंटली या इमीडिएटली रियल टाइम के अंदर सेटल होती है। तो दीज आर मेजर डिफरेंसेस बिटवीन एनईएफटी एंड आरटीजीएस। ओके बेटा, in the next video now we will discuss about digital payments. Till then, goodbye.